मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे लगातार जारी हैं। कल भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के दौरे पर जाएंगे, जहां माफिया अतीक अहमद के कब्जे से खाली कराई गई जमीन पर बने अपार्टमेंट्स की चाबी लाभार्थियों को सौंपेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार अभियान चला रही है कि जो माफियाओं ने जमीनें कब्जाई हैं उनको खाली कराया जाए, वहां गरीबों के आशियाने बनाए जाए। हालांकि इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पूरी हो चुकी परियोजनाओं को लोगों को सौंपा जाए, साथ ही साथ जहां पर क्षेत्र की जरूरत है उन परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया जाए। कल भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे लगातार माना जा रहा है कि जुलाई में भारतीय जनता पार्टी न केवल केंद्र में बल्कि राज्य में भी अपने संगठन में बदलाव कर सकती है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने इसके पहले भी संकेत दिए थे कि उनके जो कार्यकाल है वो 2024 के जून तक है, पर उसमें आंशिक बदलाव होंगे। माना जा रहा है कि क्षेत्रवार से लेकर कई मोर्चों के अध्यक्ष भी बदले जा सकते हैं, क्योंकि 2024 में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 80 में 80 का दावा कर चुकी है, अब उसको लेकर संगठन में भी बदलाव माने जा रहे हैं, बहुत जल्दी आपको देखने मिलेंगे। हालांकि केंद्र में भी आपको बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जहां केंद्र में सरकार और संगठन में बदलाव देखने को मिलेंगे, वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी कैबिनेट में भी आपको कई बदलाव मिल सकते हैं। इसके साथ ही साथ संगठन में 2024 को लेकर नई रणनीति के साथ, नई टीम के साथ भूपेंद्र चौधरी 2024 के मिशन में लगते हुए नजर आएंगे। दिल्ली में एमसीडी ने एक बड़ा फैसला लिया है। औरंगजेब लेन का नाम बदलकर पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर इस लेन का नाम रख दिया गया है। यानी कि अब औरंगजेब लेन नहीं बल्कि एपीजे अब्दुल कलाम लेन इस रोड का नाम हो जाएगा। इससे पहले भी एमसीडी ने साल 2015 में औरंगजेब रोड का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम रोड नाम कर दिया था। आपको बता दें कि औरंगजेब लेन को लेकर तमाम समाजसेवी और कई हिंदूवादी संगठनों ने इसका विरोध किया था और कहा था कि औरंगजेब के नाम से कोई भी रोड नहीं होना चाहिए और इसका नाम बदलना चाहिए। यहाँ तक कि यहाँ पे कालिक भी लगाई गई थी। ऐसे में एक बड़ा फैसला एमसीडी की ओर से लिया गया है। एमसीडी के अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी, तो निश्चित रूप से किसी को भी इस बात का विरोध भी नहीं है। सभी लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने वाले पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर अब कहीं न कहीं इस लेन को जाना जाएगा। दिल्ली उत्तर प्रदेश में टमाटर ने बिगाड़ा लोगों की रसोई का हाल। आपको बता दें, जो टमाटर कल 40 और 50 रुपए किलो बिक रहा था, अब उस वही टमाटर के जो रेट है वो आसमान छू रहे हैं। टमाटर अब 100 रुपए के पार हो गया है और आलम ये है कि लोग अब अपने घर में कम टमाटर ला रहे हैं और कहीं ना कहीं मौसम की मार झेली है किसानों ने, क्योंकि जो प्री मानसून की बारिश के चलते जो टमाटर की फसल खराब हुई है उसकी वजह से किसानों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और इसी के चलते मंडियों में पर्याप्त टमाटर नहीं पहुंच पा रहा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के देवबंद में जिस तरीके से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर के ऊपर हुए हमले के बाद से नाराज उनके कार्यकर्ताओं ने आज लखनऊ के परिवर्तन चौक पहुंच करके जमकर नारेबाजी की। यानी कि नारेबाजी करने के बाद उन्होंने सीधे तौर पे राज्यपाल को इसका ज्ञापन देने की बात कही। यानी साफ है कि जिस तरीके से भीम आर्मी चीफ के ऊपर हुए हमले के बाद से उनकी सुरक्षा बढ़ाने को लेकर उनके कार्यकर्ता एकाएक उग्र हुए, जिसके बाद से उन्हें पुलिस ने हिरासत में लेकर के इको गार्डन भेज दिया गया। यानी साफ है कि जिस तरीके से उनके कार्यकर्ता लगातार इस बात को मांग रहे हैं कि उनकी सुरक्षा को बढ़ाया जाए। यानी साफ है कि आने वाले समय में अगर सुरक्षा नहीं बढ़ाई जाती है तो एक बड़ा आंदोलन करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में आंदोलन को देखते हुए वहां पे भारी पुलिस फोर्स को भी तैनात कर दिया गया था। यानी साफ था कि जिस तरीके से उनके प्रदर्शन को देखते हुए फोर्स को लगाया गया था, इसके साथ ही साथ जैसे वो वहां पहुंचते हैं उन्हें हिरासत में लेकर के उन्हें इको गार्डन भेज दिया जाता है। हालांकि कार्यकर्ताओं का अभी भी कहना है कि आगे सुरक्षा नहीं बढ़ाई जाती है तो वो लोग आगे चल करके बड़ा प्रदर्शन करने के लिए उग्र होंगे। आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण के ऊपर जिस तरह से सहारनपुर के देवबंद में हमला हुआ, उनके ऊपर गोली मारी गई, जिसको लेकर के आज अमेठी में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने दर्जनों की संख्या में मुख्यालय गौरीगंज पहुंच करके एसडीएम को, राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा और उसमें मांग किया कि जल्द से जल्द हमलावरों की गिरफ्तारी हो और चंद्रशेखर रावण को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। जी हाँ, हम आपको बता दें कि आज दर्जनों की संख्या में भीम आर्मी के कार्यकर्ता गौरीगंज मुख्यालय कलेक्ट्रेट भवन पहुंचे और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपते हुए जल्द से जल्द हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग किया। उत्तर प्रदेश की राजधानी में बकरीद का त्यौहार सकुशल संपन्न कराया गया। इसको लेकर यातायात पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद रही। जिन रूटों पर ई रिक्शा प्रतिबंधित, वहां पर विशेष रूप से अभियान चलाकर ई रिक्शा को सीलिंग की कार्रवाई की गई है।
और जो पहली बार उन रूटों पे ई रिक्शा चलाते हुए ड्राइवर पाए गए हैं, उनको हिदायत देकर चेतावनी देते हुए ये कहकर छोड़ा गया है कि अगर दोबारा उन रूटों पर ई रिक्शा चलाते हुए पकड़े गए तो सीजर की कार्रवाई की जाएगी। कहीं ना कहीं राजधानी लखनऊ में बकरीद के दिन यातायात व्यवस्था पूरी तरीके से सुचारू रूप से चलती रही, क्योंकि यातायात पुलिस और सिविल पुलिस दोनों पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आई हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी में बकरीद का त्योहार सफल संपन्न कराया गया। इसको लेकर यातायात पुलिस पूरी तरीके कंटेनर ट्रक से 1550 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद करते हुए पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। और पूछताछ में तस्करों ने बताया कि ये हम लोग जो है कि हिमाचल प्रदेश से अंग्रेजी शराब लोड करके कलकत्ता ले जा रहे थे, लेकिन वहीं पे जो है कि इस पुलिस विभाग और लोगों का अंदेशा है कि ये शराब जो है कि कोलकाता न जाके जो है कि कोलकाता कागज़ बनाया गया था और ये शराब बिहार में पाबंदी है और बिहार में ऊंचे दामों में बेचने के लिए तस्करी की जा रही थी, जिसको देखते हुए पुलिस ने संयुक्त टीम मुखबिर की सूचना पे संयुक्त टीम बनाकर और एसओजी टीम और आबकारी विभाग की टीम के साथ मिलकर कल ओबरा थाना क्षेत्र के बग्घा नाला से तिराहे से गिरफ्तार किया है, जो कि अंग्रेजी शराब की कीमत लगभग 75 लाख बताई जा रही है। ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी सफलता है। वही 2 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं, जो कि एक तस्कर जो वांछित है वो अभी फरार चल रहा है, उसको भी जल्द गिरफ्तार करके पुलिस दावा कर रही है जल्द गिरफ्तार करके उसको भी हवालात में डाल दिया जाएगा। उन्नाव के बांगरमऊ क्षेत्र के बेहटा मुझावर थाना क्षेत्र में आज कुछ सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हुई हैं। ये फोटो बेहटा मुझावर एसओ के पत्नी और उनके बच्चों की फोटो बताई जा रही हैं। इस फोटो में उनके बच्चे और पत्नी बेड के ऊपर लगभग नोटों के 27 बंडल लेकर के फोटो वायरल की गई हैं। कहीं ना कहीं इन फोटो को लेकर के इस पे जांच बैठी। जब ये सोशल मीडिया में वायरल हुए तो पता चला कि बेहटा मुझावर थाने के एसओ रमेश चंद्र साहनी की पत्नी और बच्चे की ही फोटो है। इसको लेकर के अब पुलिस अधिकारियों ने जांच बिठा दी है और सीओ बांगरमऊ इसकी जांच कर रहे हैं, लेकिन लगभग 14 लाख रुपए की इतनी बड़ी रकम लेकर के बच्चों के साथ खिलवाड़ करते फोटो सोशल मीडिया पर आना कहीं न कहीं पुलिस के लिए बड़ी शर्मनाक बात है। हालांकि पुलिस अधीक्षक ने इस पर जांच तो जरूर बिठा दी, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये भी जांच करना अत्यंत आवश्यक है कि ये नोट इतनी संख्या में आखिर एसओ के पास कहां। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसानों के हितों में चाहे जितने अच्छे काम करने की बात कर रही हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी की इस भावना को पलीता लगाने से पीछे नहीं हट रहे। मामला बांदा जनपद का है, जहां पर जसपुरा से आए किसान की सुनवाई के दौरान उसको पीटने का एक मामला हुआ है। मामला ये था कि एक किसान, उसके भाई की मौत हुई थी, उस पर वो मुआवजा मांगने सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ आया था। सिटी मजिस्ट्रेट ने उसको गनर से बाहर करने के लिए कहा। जैसे ही उसको बाहर किया गया, गनर ने उसको पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद हालांकि एसपी ने उस गनर को निलंबित कर दिया है, लेकिन क्या वास्तव में योगी सरकार की इस मंशा को ये अधिकारी पलीता नहीं लगा रहे? इस प्रश्न को जरूर छोड़। बहराइच के थाना फकरपुर क्षेत्र के वजीरगंज बाजार में बच्चों के विवाद को लेकर जमकर लाठी डंडे चले। इसमें 7 लोग घायल हुए। घटना की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। जिले के थाना फकरपुर क्षेत्र के वजीरगंज बाजार में उस समय अफरा तफरी मच गई जब मुहर्रम अली और नफीस के बच्चों के बीच आपस में विवाद हुआ। विवाद में बड़े एक दूसरे गुट के खून के प्यासे हो गए और लाठी डंडा लेकर सड़क पर उतर आए। दोनों गुटों में जमकर लाठियां चटकी। घटना की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। थाना अध्यक्ष फकरपुर वेद प्रकाश शर्मा ने बताया कि वजीरगंज बाजार में मुहर्रम अली और यासीन के बच्चों के बीच में विवाद हो गया, जिसकी सूचना जब उनके परिजनों को हुई तो बड़े लाठी डंडे लेकर सड़क पर उतर आए और दोनों गुटों में जमकर लाठियां चटकी, जिसमें 7 लोग घायल हुए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्होंने बताया कि घटना के संबंध में 8 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। देश की राजधानी में बढ़ते नशे को देखते हुए गृह मंत्रालय की तरफ से एक ऑपरेशन कवच चलाया जा रहा है, जिसके तहत जगह जगह दिल्ली पुलिस छापेमारी कर रही है और अवैध नशे के जितने भी व्यापारी हैं उन्हों पे शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। जैसा कि पहले भी देखा गया है कि दिल्ली पुलिस ने जगह जगह छापेमारी करके अवैध नशा तस्कर को गिरफ्तार किया था, वहीं ताज़ा मामला पूरी दिल्ली का बताया जा रहा है।
जहां पे हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है कि 1 करोड़ से ज़्यादा की हेरोइन एक आरोपी के पास से गिरफ्तार की गई, लेकिन जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से हेरोइन पकड़ी गई है, उसको अपने अकाउ का नहीं पता था। जैसा कि दिल्ली पुलिस ने बताया कि जो भी आरोपी है उसके पास से जो हेरोइन पकड़ी गई उसको अपने अकाउ का नहीं पता, लेकिन उसको जो पैकेट वो सप्लाई करता था 10,000 रुपये उसको पर पैकेट मिलते थे। आखिर देखने वाली बात है कि इतनी बड़ी संख्या में और इतनी बड़ी भारी रकम की मात्रा की जो हेरोइन दिल्ली में आई कहाँ से? सोचने वाली बात यह है कि आरोपी की पहचान बरेली का निवासी बताया जा रही है और लगातार इस तरीके का जो मामला आया है पूरी दिल्ली के कल्याणपुरी थाना एरिया में, जहाँ पे लगातार इस तरीके के मामले देखने को मिलते हैं और लगातार कहीं ना कहीं बड़ी खेप यहाँ पकड़ी जाती है। मैं न्यूज़ इंडिया के लिए दिल्ली से रवि को। रात में सोते वक्त अधेड़ व्यक्ति की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई। पूरा मामला झांसी के मौट कोतवाली क्षेत्र के ग्राम टांडा का है, जहां देर रात सोते समय धारदार हथियार से एक अधेड़ की हत्या का मामला सामने आया है। बताया गया है कि बीती रात आदिवासी जो व्यक्ति था वो अपने घर के बाहर सोया हुआ था। इसी दौरान किसी ने उसको धारदार हथियार से हमला कर मौत की नींद सुला दिया। वहीं पूरे मामले को लेकर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल पर पूरी तरीके से निरीक्षण किया और जांच की जा रही है। वहीं पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद ग्रामीण गांव और क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति है। कन्नौज में बीते कुछ दिन पूर्व प्रधान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें आज पुलिस ने 2 बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। वहीं पुलिस को देखते ही उन बदमाशों ने पुलिस पर फायर झोंक दिया, जिसके बाद जवाबी फायर में पुलिस ने फायर किया। वहीं दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिससे दोनों बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि इसकी जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने बताया कि मुखबिर की खास सूचना मिली थी, जिसके बाद देर रात उनकी घेराबंदी की गई। वहीं कन्नौज के कटरी इलाके में उनकी घेराबंदी की गई। जैसे ही उन दोनों लोगों ने पुलिस को देखा तो पुलिस पर फायर झोंक दिया, जिस पर बाद पुलिस ने अपने बचाव के लिए फायर किया, जिसमें दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगने से वे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उन घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि ये दोनों आरोपी जो कि पूर्व प्रधान की हत्या में मुख्य आरोपी थे, जिसकी काफ़ी दिनों से इनकी जांच पड़ताल और इनकी दबिश चल रही थी, लेकिन पुलिस को कोई सूचना नहीं मिल पा रही थी। वहीं पुलिस को आज मुखबिर की सूचना मिली थी, जिसके बाद इनके घेराबंदी की गई और जो कि हाफ इनकाउंटर इनके साथ किया गया, जिसके दोनों के पैरों में गोली लगी, वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद इन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। विद्युत फाल्ट ठीक कर रहे लाइनमैन की अचानक विद्युत असफलता होने के कारण झुलसा। हालांकि झुलसने के बाद आसपास के लोगों ने उसे स्थानीय सीएचसी में भर्ती कराया, जहां के चिकित्सकों ने हालत नाजुक देखते हुए उसे मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया है। पूरा मामला कुशीनगर जनपद के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के मथौली लोहे पार का है, जहां पर दुर्गेश मदेशिया नाम का एक लाइनमैन विद्युत फाल्ट ठीक कर रहा था कि इसी दौरान विद्युत आपूर्ति सप्लाई हो गई, जिसके वजह से वह बुरी तरह से झुलस गया। हालांकि यह घटना देखने के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायल लाइनमैन को स्थानीय सीएचसी में भर्ती कराया, जहां के चिकित्सकों ने दुर्गेश की हालत नाजुक देखते हुए उसे मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। हालांकि आसपास के लोग और पुलिस के सहयोग से उसे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है और वह लाइनमैन जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। वहीं इस घटना के बाद परिजनों का रो रो के बुरा हाल है। पूरा मामला कुशीनगर जनपद के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के मथौली लोहे पार का बताया जा रहा है। ललितपुर के थाना मड़ावरा अंतर्गत ग्राम सीरोन में एक युवक बोरवेल के गड्ढे में गिर गया। मिट्टी धसकने के कारण यह हादसा हुआ। जैसे ही इसकी जानकारी ग्रामीणों को लगी, तुरंत ग्रामीणों ने गड्ढा खोदकर युवक को निकालने का प्रयास शुरू किया। सूचना पर एसडीएम मड़ावरा और प्रशासन मौके पर पहुंचा। प्रशासन और ग्रामीणों ने मिलकर युवक को लगभग 35 फुट की गहराई से बाहर निकाला। युवक को निकालते ही प्रशासन के द्वारा तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। डॉक्टरों ने युवक को स्वस्थ बताया है। ललितपुर के थाना मड़ावरा अंतर्गत सीरोन का ये पूरा मामला है। आज बकरीद की नमाज शाही ईदगाह सहित तमाम मस्जिदों और ईदगाहों में शांतिपूर्ण रूप से मनाई गई। वहीं पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला अधिकारी अनुज कुमार झा और पुलिस अधीक्षक अजय पाल शर्मा ने हर मस्जिद और ईदगाहों पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और सभी मस्जिदों पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए तमाम कड़े
पहरे लगे हुए थे। पूरी तरह शांतिपूर्ण आज बकरा ईद का नमाज अदा हुआ। वहीं पर बसपा के सांसद का एक विवादित बयान सामने आया है, जिसमें बसपा के सांसद ने कहा है कि आखिर में नमाजियों को रोड पर नमाज क्यों नहीं पढ़ने दे रही सरकार। ऐसे में तमाम तीज त्योहार बुढ़वा मंगल में सभी लोग रोड को घेर कर पूजा कर रहे हैं। आखिर एक धर्म को क्यों टारगेट कर रही है सरकार, आगे इसका परिणाम सरकार भुगतेगी। ईद उल अजहा की नमाज जहां शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में जिला प्रशासन ने अहम भूमिका निभाई है, वहीं कहीं ना कहीं ईदगाह में अभी नमाज हुई है और नमाज के दौरान जो पेश इमाम थे उन्होंने तकरीर में सभी, चाहे वो हिंदू वर्ग का हो या मुसलमान वर्ग का हो, सभी से आपसी भाईचारे की अपील जरूर की है। और कहीं ना कहीं से जिस तरह से जिला प्रशासन ने शांतिपूर्ण ढंग से नमाज अदा कराई है और जगह जगह पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं, इसके लिए जिला प्रशासन बधाई का पात्र जरूर है। नगर पालिका अध्यक्ष जो शत्रुघ्न मौर्य हैं वो यहाँ पर मौजूद थे, एडीएम प्रशासन मौजूद थी, नगर क्षेत्र अधिकारी वंदना सिंह यहाँ पर थी और जिस तरह से सारी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त किया गया है, इसके लिए जिला प्रशासन धन्यवाद का पात्र जरूर है। और आगे कांवड़ यात्रा निकलेगी और उसके बाद कहीं ना कहीं सावन का महीना है, उसको भी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना है। अब देखना ये होगा कि ये सारे त्यौहार किस तरह से जिला प्रशासन शांतिपूर्ण ढंग से मनाते हैं। फिलहाल रायबरेली की जनता इस अमन चैन की दुआ मांगी है और सभी से आपसी भाईचारे की अपील भी जरूर की है। कानपुर के नौबस्ता पशुपति नगर इलाके में केसको सब स्टेशन पर पार्षद ने अपने साथियों के साथ पहुंचकर मामूली सी बात पर केसको कर्मचारी की जमकर लात घूंसों से पिटाई कर दी है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बताते चलें कि पूरा मामला नौबस्ता के पशुपति नगर इलाके का है, जहां पर वार्ड 66 के पार्षद अभिनव शुक्ला उर्फ गोलू अपने साथियों के साथ एक पीपल के पेड़ की कटाई की सूचना लेकर केसको सब स्टेशन पहुंचे थे, जहां किसी मामूली सी बात पर केसको कर्मचारी से उनका विवाद हो गया। इसके बाद पार्षद ने अपने साथियों के साथ मिलकर केसको कर्मचारी की जमकर लात घूंसों से पिटाई करना शुरू कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पूरे मामले में वायरल हो रहे वीडियो पर कानपुर पुलिस प्रशासन संज्ञान में लेकर पार्षद के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है या नहीं। कानपुर में बारिश के दौरान कहीं भी जल भराव नहीं होगा, ऐसा ही कुछ दावा कानपुर मेयर प्रमिला पांडे व नगर निगम के अधिकारियों ने किया था, लेकिन उनके सभी दावों की पोल पहली बारिश ने खोल दी है। कानपुर शहर में जल भराव की वजह से लोगों को निकलना मुश्किल हो गया। अगर बात करें कानपुर जिला अस्पताल उछला की, तो वहां पर बारिश की वजह से जल भराव हो गया था, जिससे मरीज व तीमारदारों को निकलने में दिक्कत हो रही थी। यहां तक कि वार्ड से दूसरे वार्ड में ले जाने के लिए स्ट्रेचर से जिन मरीजों को ले जाया था वो अभी उस जल भरे भराव से होते हुए निकलना पड़ा। सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर पानी के निकासी के लिए आखिर रास्ता क्यों नहीं बनाया गया। नगर निगम व उनके अधिकारियों ने बरसात से पहले तैयारी पूरी क्यों नहीं की, सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है। लेकिन इन सभी चीज़ों को लेकर जब उछला के निदेशक से बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि पहले ही नगर निगम व जिलाधिकारी को पत्र लिखा जा चुका था कि यहाँ पर जल भराव हो जाता है, ऐसे में पानी निकासी के लिए रास्ता बनाया जाए। लेकिन रास्ता न बनाने की वजह से जब बरसात हुई तो वहाँ जल भराव हो गया। पानी की स्थिति यह कि 2 से 3 फीट तक पानी भर गया था। अब देखने वाली बात यह होगी, जिस तरह की जल भराव पहली बरसात में देखने को मिला, तो आगे जब बरसात होगी तो उससे निपटने की आखिर नगर निगम क्या तैयारी करता है। जनपद पीलीभीत में जहां एक और अतुल शर्मा पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में लगातार पुलिस प्रशासन अपराधियों पर कपनी कसते नजर आ रहा है, लगातार अपराधियों पर चाबुक चलाते हुए नजर आ रहा है। लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे दबंग लोग हैं जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें, पीलीभीत की बीशलपुर कोतवाली का गांव चसोली, जहां पर एक सरकारी जो गल्ले की दुकान है उसको जो संचालन करते हैं बाबूराम, उनके द्वारा वही जानकारी प्राप्त हुई है कि गांव के ही एक व्यक्ति जिसके पास ट्रैक्टर भी है और राशन कार्ड जो उसको गल्ला मिल पा रहा था, तो उनके अनुसार वो मानक के अनुसार नहीं आ रहा था, जिसको लेकर उसका राशन कार्ड दिया गया। ऐसा बाबूराम के पुत्र मुकेश ने बताया है। वही ओमकार ने बताया। ऐसी ही जानकारी के बाद वही जब वो क्रोधित होकर उसने सर्वेश कुमार ने बाबूराम जब अपने घर पर
बैठे हुए थे तो जाकर उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। जैसे ही फायरिंग की तो गोली उनके पैर में जा लगी। आनन फानन में जब तक वो समझ पाते तब तक बाबूराम लहूलुहान हो गए। जैसे तैसे एम्बुलेंस के बाद उन्हें सीएससी बीशलपुर लाया गया। हालत गंभीर देखते हुए उनको जिला अस्पताल के लिए रिफर कर दिया गया। वहीं पुलिस ने तत्काल प्रभाव से एक्शन लेते हुए 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कैसे उन अपराधियों को, उन दबंगों को पकड़कर पुलिस जो है जिला कारागार में कब भेजेगी, कब वो पुलिस की गिरफ्त में आएगी, देखने वाली बात होगी। अमित कुमार मिश्रा, न्यूज़ 1 इंडिया, पीलीभीत।